जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2032 तक देखने को मिलेंगे एमका के फ्लाइंग प्रोटोटाइप। 114 रफाल के लिए LOR हुआ फाइनल। अब आर्मी के मेन बैटल टैंक्स में माउंट किए जाएंगे लेजर वेपन। और साइप्रस का इंटरेस्ट भारत के नागस्त्र 1 जैसे लॉटरिंग म्यूनिशंस में। भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका एक बार फिर से चर्चा में है और अपडेट यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय इस महीने के अंत तक इस प्रोग्राम में शॉर्टलिस्ट की गई कंपनीज के लिए एमका के प्रोटोटाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए RFP जारी करेगी। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इसके लिए 3 प्राइवेट सेक्टर कंसोर्शियम शॉर्टलिस्ट किए गए, जिसमें एक है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड जो कि इसमें इंडिपेंडेंट तरीके से कॉम्पीट कर रही है। दूसरा है L&T भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज का कंसोर्शियम। और तीसरा है भारत फोर्ज BEML और डेटा पैटर्न्स का कंसोर्शियम। और एमका के 5 प्रोटोटाइप्स को विकसित किया जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में स्थापित की जा रही उस नई फैसिलिटी में ही बनेंगे जिसकी नींव हाल ही में रखी गई थी। और उसी सेम फैसिलिटी में घातक UCAVs भी बनना है। और बाकी टारगेट है कि 2032 तक एमका के फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स होंगे। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो 2035-36 तक ये औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के सर्विस में इंडक्ट होना शामिल भी होंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश में एमका फाइटर्स को बनाने वाली जो फैसिलिटी है वो साल भर के अंदर तैयार हो जाएगी। और ये भी कहा गया कि एमका के प्रोटोटाइप्स के एक बार प्रूवन होने के बाद फिर भारतीय वायुसेना द्वारा महत्वपूर्ण संख्या में इन एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए एक बड़े टेंडर को जारी किया जाएगा। बाकी जिन 3 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया तो उनमें से इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइनल विनर कौन रहेगा तो इसका निर्णय होगा कॉमर्शियल बिड्स के आधार पर, जो कि तीनों कंपनीज RFP जारी होने के बाद प्रेजेंट करेंगी। और फिर जो भी विनर होगा वो ADA के साथ मिलकर एमका के प्रोटोटाइप्स को प्रोड्यूस करने पर काम करेगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 114 रफाल फाइटर्स वाले डील के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को फाइनलाइज कर लिया है, जिसे आने वाले कुछ ही सप्ताह में फ्रांस भेजा जाएगा। और फिर फ्रांस के द्वारा इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड आने के बाद ही जो भारत है वो इस खरीद के लिए आगे RFP को औपचारिक रूप से जारी करेगा। ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है तो ये एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ जिसमें वो फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंडर डिफेंस प्रोक्योरमेंट को इनिशिएट करते हैं। और बाकी जैसा कि अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो औपचारिक रूप से इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत तक ही साइन होने की उम्मीद है। और उससे पहले अभी बहुत सारा नेगोशिएशन होना बाकी है। एक अपडेट यह है कि भारतीय सेना ने अपनी 105 mm की जो इंडियन फील्ड गन है तो उसे अब एक महत्वपूर्ण अपग्रेड दिया है। और वो अपग्रेड यह है कि इसको मॉडिफाई करके इसमें ऑटोमेटिक एमिंग कैपेबिलिटी दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पहले टारगेट पर एम करने के लिए इस गन को मैनुअली टर्न करना पड़ता था तो वो सब चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से ऑटोमेटिकली हो सकती हैं। और जो आर्टिलरी क्रू है वो ऑटोमेटिकली फायरिंग सॉल्यूशंस को कैलकुलेट कर सकता है और उसी हिसाब से एम को एडजस्ट कर सकता है। और अभी कुछ ही समय पहले आर्मी की सूर्या कमांड ने इस अपग्रेडेड लाइट फील्ड गन से सफल फायरिंग ट्रायल्स भी कंडक्ट किए थे। और इस अपग्रेड को भी स्वदेशी तौर पर अंजाम दिया गया, जिससे प्रिसिशन को इन्हेंस करने, डिप्लॉयमेंट को फास्ट करने और मैनुअल एफर्ट्स को कम करने के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेट किए गए। और इस अपग्रेड को अंजाम दिया है 506 आर्मी बेस वर्कशॉप ने। बाकी इंडियन आर्मी अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटीज़ को एडवांस करने के लिए ऑलरेडी एक विशेष मॉडर्नाइजेशन प्लान पर काम कर रही है, जिसमें योजना है कि आर्मी की जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स के अधिकतर गन्स हैं उनको 155 mm कैलिबर तक मूव कराया जाए। आज सोमवार से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भारत के बॉर्डर रीजन्स के साथ लगने वाले मल्टीपल स्टेट्स के टूर पर हैं। और उनके इस विजिट का उद्देश्य है भारत के बॉर्डर रीजन्स पर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को रिव्यू करना और अलग अलग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन को इन्हेंस करना ताकि देश के जो फ्रंटियर्स है वो सुरक्षित रहें। और इस दौरान वे कुछ महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट्स जिनमें राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल तो ये भी आते हैं, तो इन सबको कवर करने वाले हैं। और भारत के बॉर्डर एरियाज़ को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए निश्चित रूप से काफ़ी सारी चीज़ें करी जा रही हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के एक 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इस पर आरोप है कि ये पाकिस्तान बेस्ड एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ इसके लिंक थे और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एक्टिविटीज़ में शामिल था। इस आरोपी की पहचान जाहिद खान के तौर पर हुई है और इस वर्ष फरवरी में रोजगार की तलाश में हैदराबाद आया था और सोशल मीडिया के माध्यम से ये आबिद जट के साथ कांटेक्ट में भी आया। और मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि जाहिद खान जो है वो भारत में एक लो लेवल पर सैबोटाज एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए मोटिवेटेड था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि NIA ने एक आतंकी मामले से संबंधित इन्वेस्टिगेशन के तहत आज जम्मू कश्मीर के मल्टीपल लोकेशंस पर रेड्स कंडक्ट करी थी। जो 20 मई को लेह के पास भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो इससे संबंधित जारी हिंदुस्तान टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस क्रैश का कारण टेक्निकल फेलियर बताया जा रहा है और जिस वजह से हेलीकॉप्टर के इंजन में पावर लॉस हुआ था। और इस मामले की जांच के लिए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए तो उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो 2 महीने के अंदर सबमिट की जाएगी।
बाकी ये स्पष्ट किया गया कि चीता हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट ग्राउंडेड नहीं की गई है। बाकी क्रैश का रीज़न स्पष्ट है कि वो टेक्निकल फेलियर था और जब क्रैश हुआ तो उस समय वेदर कंडीशंस भी बिल्कुल सही थी। लेकिन इस क्रैश के बाद जो बाकी के हेलीकॉप्टर्स हैं तो उनको एक प्रिकॉशनरी इंजन चेक के बाद फ्लाई के लिए क्लियरेंस दे दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के अनएक्सप्लेन्ड क्रैश होते हैं तो उसके बाद एयरक्राफ्ट की फ्लीट को यूजुअली ग्राउंड किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि चूंकि इस मामले पर जो एक्सीडेंट का रीज़न है वो बिल्कुल क्लियर है, तो इसी वजह से चीता हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट ग्राउंडेड नहीं की गई है। बस एक प्रिकॉशनरी इंजन चेक्स जरूर किए गए थे फ्लाइंग क्लियरेंस देने से पहले। और जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो वो चीता का अपग्रेडेड वेरिएंट बताया जा रहा है चीतल, जो कि ऑटोमेटिक बैकअप इंजन कंट्रोल सिस्टम के साथ इक्विप्ड है। बाकी इन हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को लेकर ऑफिशियल का कहना है कि मौजूदा फ्लीट अभी एयरवॉर्दी है और अभी इसकी कुछ वर्षों की टेक्निकल लाइफ बची हुई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने औपचारिक रूप से अपने वाहन 50 नाम के टैक्टिकल लॉजिस्टिक्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया है और इस प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से शॉर्ट डिस्टेंस पर महत्वपूर्ण पेलोड्स को ट्रांसपोर्ट करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसमें 50 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी है और इसके ऑपरेशनल रेंज लगभग 10 किलोमीटर तक की है और ये 5000 मीटर्स तक की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। एक और अपडेट है कि भारतीय सेना अपने मेन बैटल टैंक्स को दुश्मन के ड्रोन्स जैसे थ्रेट से बचाने के लिए अब उनमें 10 किलोवाट तक की लेज़र वेपन सिस्टम तक को माउंट करने जैसे इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस तरह की कैपेबिलिटी भारत में DRDO ने ऑलरेडी विकसित करी भी है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि DRDO ने न्यू जनरेशन की मिसाइल्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस और हाई स्पीड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को पावर देने के लिए एक कॉम्पैक्ट टर्बोजेट इंजन की तलाश को शुरू किया है और इसके लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के फर्म्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है। और EOI के मुताबिक जो प्रोपल्शन यूनिट है वो इतनी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए कि वो हाईली रिस्ट्रिक्टेड कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर भी फिट हो जाए। बाकी एक तरफ जहां भारत ने साइप्रस के साथ भी डिफेंस टाइज को और मजबूत करने का निर्णय लिया है और इसी के तहत जो डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप साइन किया गया था, तो ये मिलिट्री हार्डवेयर, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, इन सभी को कवर करेगा। और इस पार्टनरशिप के तहत जो साइप्रस है वो भारत के अनमैन्ड सिस्टम्स और लॉयटरिंग म्यूनिशंस को खरीदने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, विशेष रूप से नागास्त्र 1 जैसे लॉयटरिंग म्यूनिशंस। और बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत और साइप्रस के बीच अगर एक डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत होती है तो ये किस देश को दिक्कत देने वाला है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1997 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट रवितेज सिंह कंबोज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2015 में जम्मू कश्मीर के कुलगांव में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही धर्मा राम बेनीवाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2019 में 40 असम राइफल्स के नायब सूबेदार दीनानाथ राम, राइफलमैन कलिदास शर्मा और 1967 में 19 असम राइफल्स के राइफलमैन केल्बू शेरपा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय सेना की सर्विस में कितने टाइप्स के मेन बैटल टैंक्स हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।